नमस्कार। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन में क्या होगा, यह जानने में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि उस महाधिवेशन में क्या क्या होना है। औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से यह बताया गया है कि यह महाधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लगाने के लिए है। जैसा कि हर बार होता है, कोई भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो महाधिवेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा उनके नाम पर मुहर लगाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे, वो ये था कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होगा कि नहीं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा कि नहीं। और अब ये लगभग तय हो गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होने जा रहा है। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि 24 तारीख को जिस दिन अधिवेशन शुरू होना है उस दिन स्टीयरिंग कमेटी में इसका फैसला होगा कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो या नहीं हो। अब ये स्टीयरिंग कमेटी जो है, ये 47 लोगों की कमेटी है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद बनाया था। उन्होंने सीडब्ल्यूसी भंग कर दी थी। पार्टी के तमाम जो महासचिव थे और प्रभारी सचिव थे उन सब के इस्तीफे हो गए थे और उन सबको मिलाकर के एक 47 लोगों की कमेटी बनी थी जो स्टीयरिंग कमेटी है। वो 24 तारीख को फैसला करेगी कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो या नहीं हो। लेकिन ये तय हो गया है कि चुनाव नहीं होगा, क्योंकि अगर चुनाव होना है तो ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कि सारे जो वोटर हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाए। जो लड़ना चाहते हैं उन सब लोगों को वो लिस्ट मिल जाए और वो सब लोग अपने नाम की घोषणा करके और चुनाव लड़ें। तो इसलिए ये अब नहीं लग रहा है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा। लेकिन सवाल है कि अगर चुनाव होता भी तो लड़ता कौन, और उस चुनाव का क्या मतलब था। वो चुनाव क्या सिर्फ औपचारिकता भर नहीं थी? क्या वो उसी तरह का चुनाव होता जिस तरह का चुनाव पहले होता रहा है सीडब्ल्यूसी में, जब प्रणब मुखर्जी जैसा बड़ा नेता सीडब्ल्यूसी का चुनाव हार गया था? क्या उस तरह का चुनाव होता है? अगर चुनाव होता भी तो वो सिर्फ औपचारिकता होती और पार्टी आला कमान की तरफ से जो नाम तय किए जाते वो लोग चुन लिए जाते। कोई ऐसा नेता पार्टी के अंदर नहीं बचा हुआ है जो अपने दम पर चुनाव लड़के और जीत सके अगर पार्टी आला कमान उसका विरोध करती है। एक आध अपवाद इसके हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग लड़ सकते थे, जिन लोगों ने पार्टी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ सवाल उठाया था, जिन लोगों ने G23 बनाया था और चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी से कहा था कि उनको सभी पदों के चुनाव कराने चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और नीचे तक के तमाम पदाधिकारियों के लिए चुनाव होना चाहिए, सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए है, वो G23 बिखर गया है। उसके सारे नेता या तो पार्टी छोड़ गए हैं या पार्टी के अंदर उनको मनचाहा पद मिल गया है या किसी न किसी और वजह से हाशिए पर चले गए हैं, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर वो होते और वो G23 अगर मजबूत होता तब फिर सीडब्ल्यूसी का चुनाव दिलचस्प होता। अगर गुलाम नबी आजाद होते और वो कहते कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो है नहीं पार्टी में, वो पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। इसी तरह उस G23 के एक मुखर नेता थे कपिल सिब्बल, अगर वो भी होते और कहते कि चुनाव लड़ेंगे तो एक दिलचस्पी होती उसमें, लेकिन वो भी अब समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में चले गए हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने भी। जो G23 के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन अब पार्टी के अंदर उनको मनचाहा जो चाहते थे वो सब मिल गया है। उनकी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और एक तरह से उनको हरियाणा में अगले साल होने वाले चुनाव का चेहरा बना दिया गया, उनको कमान दे दी गई है। हरियाणा में जितने उनके विरोधी नेता थे सब या तो राज्य के बाहर हो गए हैं या राज्य की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं, तो वो भी नहीं, वो लड़ने वाले नहीं हैं। आनंद शर्मा जरूर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद आनंद शर्मा भी बहुत ठंडे पड़ गए हैं। उनको लगता था कि हिमाचल प्रदेश में के चुनाव में उनकी भूमिका हो सकती है क्योंकि वो इनका गृह प्रदेश है, लेकिन उनकी किसी भूमिका के बगैर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और वहां सरकार बना ली। तो अब उनके पास चुप रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो चुप रहेंगे और इंतजार करेंगे कि अगले साल राज्यसभा के चुनाव में उनको अपने गृह प्रदेश से राज्यसभा मिल जाए, वो इसका इंतजार करेंगे, इसलिए वो भी नहीं लड़ने वाले हैं। G23 के एक और बड़े नेता शशि थरूर थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 1000 से ज्यादा वोट आया उनको। ये घोषित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी आलाकमान या नेहरू गांधी परिवार के उम्मीदवार थे, इसके बावजूद शशि थरूर को 1000 से ज्यादा वोट आया। अगर वो लड़ते सीडब्ल्यूसी का चुनाव तो वो दिलचस्पी होती और वो जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव होता भी है तो वो नहीं लड़ेंगे सीडब्ल्यूसी का चुनाव। तो ये जो 5 बड़े नेता G23 के थे उनकी ये कहानी है। और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे नेता थे, अब जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह ने उस पर दस्तखत किया था, उनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है।
अब उसमें मनीष तिवारी जरूर हैं, एक जो अभी कांग्रेस से अपनी नाराजगी या नरम गरम का रुख कांग्रेस के साथ दिखाते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये खबर है कि वो आम आदमी पार्टी से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कोयले की कीमत, कोयले की ढुलाई को लेकर के जो लोकसभा में सवाल पूछा था, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह से प्रायोजित सवाल था जो आम आदमी पार्टी के कहने से उन्होंने उठाया था। हालांकि वो प्रदेश के लिए ठीक था, प्रदेश की के कोष पर उसके बजट पर बड़ा भार बढ़ रहा है, कोयला महंगा हो रहा है, चूंकि अदानी समूह वो जो कोयला दे रहा है पंजाब को, वो पूरे देश की परिक्रमा करके बंगाल की खाड़ी से होकर के, अरब सागर से होकर के मुंद्रा पोर्ट पहुंचता है और फिर वहां से ट्रेन के रास्ते पंजाब भेजा जा रहा है। तो वो 2000 प्रति क्विंटल उसका रेट बढ़ जा रहा है प्रति टन। लेकिन वो एक प्रदेश की अच्छी बात थी, लेकिन वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के कहने से उठाई थी। इसलिए पार्टी में अब मनीष तिवारी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चुनाव लड़े सीडब्ल्यूसी का। तो अब ये स्थिति ये है कि कोई लड़ने वाला ही नहीं है सीडब्ल्यूसी का चुनाव, तो बेहतर है कि मनोनीत किया जाए। पार्टी संविधान के मुताबिक 23 लोगों की जो सीडब्ल्यूसी है उसमें 12 लोगों का चुनाव होगा और 11 लोगों को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। मनोनयन का तरीका इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं नहीं जीत पाती हैं, या जो दलित हैं, आदिवासी हैं, या पिछड़े हैं, वंचित हैं, या छोटे राज्यों से आने वाले हैं, वो नहीं चुने जाते हैं। अगर चुनाव होता है तो वो नहीं चुने जाते हैं। तो इसलिए मनोनयन का तरीका निकाला गया कि उन समूहों का प्रतिनिधित्व सीडब्ल्यूसी में सुनिश्चित करने के लिए उनका मनोनयन कर दिया जाएगा। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि वो 11 लोग तो मनोनीत होते ही हैं, जिन 12 लोगों का चुनाव होना होता है उनको भी मनोनीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है। तो अब वो तरीका अभी पिछले कई वर्षों से अपनाया जा रहा है और वही तरीका इस बार भी अपनाया जाएगा। और यह बेहतर भी होगा क्योंकि कोई आदमी अपने दम पर लड़ने वाला नहीं है। जो लड़ सकते हैं, जो बड़े नेता हैं, वो परिवार के करीबी हैं, जो लड़ के जीत भी सकते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह हैं। उनके बारे में ये धारणा है कि वो चुनाव लड़ें सीडब्ल्यूसी का तो अपने दम पर जीत सकते हैं। जैसे सचिन पायलट हैं, वो भी जीत सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत सकते हैं, मिलिंद देवड़ा जीत सकते हैं। इसमें अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को छोड़ दें, विधायक दल के नेताओं, मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें, तो ये 4-5 ही ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़के जीत सकते हैं। लेकिन वो सब परिवार के करीबी हैं और परिवार का समर्थन है, उनको वैसे भी मनोनीत किया जा सकता है अगर करना होगा तो ये ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो 12 लोग जिनके चुनाव होने हैं उनके मनोनयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाएगा। जो 11 लोग मनोनीत होते हैं वो तो मनोनीत होंगे ही। जो राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कांग्रेस का होना है, उस अधिवेशन को लेकर के एक दिलचस्पी ये भी थी कि क्या राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी का चुनाव लड़ेंगे। तो अव्वल तो सीडब्ल्यूसी का चुनाव ही नहीं हो रहा है, इसलिए उनके लड़ने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर होता भी तब भी स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि राहुल गांधी को लड़ने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के संविधान में कई बदलाव किए जा रहे हैं, कई संशोधन होने हैं कांग्रेस के संविधान में। और पिछले साल जो उदयपुर में नौसंकल्प शिविर हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें जो चीजें तय की गई थी उनको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में। जैसे नौसंकल्प शिविर में यह तय हुआ था कि पार्टी के 50% पद जो हैं वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे, वो इस बार इंप्लीमेंट होगा। तो इस तरह के जो वहाँ एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है उसको भी अपनाया जाएगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही उसके अपवाद हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, जिसकी वजह से उनको नेता विपक्ष का दर्जा मिला हुआ है। तो ये अपवाद के साथ लागू होगा, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत। इसी तरह से नौसंकल्प शिविर में एक परिवार एक टिकट का सिद्धांत अपनाया गया था, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी अपवाद है, अगर दूसरा व्यक्ति 5 साल या उससे ज्यादा समय से पार्टी में सक्रिय है तो उसको दिया जा सकता है। तो ये जो अपवाद है, इसका फायदा प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगा, क्योंकि 2024 का जब चुनाव आएगा लोकसभा का, तो बतौर महासचिव उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उनको महासचिव बनाया गया था और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने गई थी पार्टी को प्रभारी बनकर के, तो उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस परिवार से राहुल गांधी के अलावा वो भी लड़ सकती हैं, ये अपवाद होगा। तो उसी नौसंकल्प शिविर के जो संकल्प थे उनको तो लागू किया जाएगा। लेकिन पार्टी के संविधान में एक बड़ा संशोधन यह भी हो रहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को पदेन सदस्य बना दिया जाएगा सीडब्ल्यूसी। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल आइकन जरूर दबाइए। अध्यक्ष होते हैं और संसद के दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में जो नेता होता है पार्टी का, वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है सीडब्ल्यूसी का। अब ये प्रावधान किया जाएगा कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे सीडब्ल्यूसी के।
तो इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न मनोनयन की जरूरत है न चुनाव लड़ने की जरूरत है। दोनों पूर्व अध्यक्ष के नाते सीडब्ल्यूसी के मेंबर हो जाएंगे। इस तरह 5 लोग, मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, दोनों पूर्व अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता, जिसमें एक सदन में तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे नेता हैं, इसलिए वो 4 ही माने जाएंगे। तो ये 4 लोग पदेन होंगे और बाकी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनयन का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये जो दिलचस्पी थी राष्ट्रीय जो कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर के, वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद वहां जो भी होगा वो औपचारिकता होगी। उस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता कैसे बनाई जाए इस पर विचार करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के को लेकर के उन पर मोहर लगाई जाएगी। कुछ और सिद्धांत पार्टी तय करेगी। राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा, आर्थिक प्रस्ताव पेश होगा, किसान कृषि को लेकर के प्रस्ताव होगा, विदेश नीति का प्रस्ताव होगा। इन सब की कमेटीज बनी हुई हैं, उनके प्रस्ताव बन रहे हैं, लेकिन यह सब औपचारिकता होती है, यह हर अधिवेशन में होता है। तो वो सिर्फ औपचारिकता होगी और उसमें सिर्फ एक दिन का काम जो होगा वो 25 तारीख का अधिवेशन होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन ये सारे काम होंगे। उसके अगले दिन पार्टी की एक रैली होगी। हर बार 9 संकल्प शिविर के बाद भी हुई थी और हर अधिवेशन के बाद रैली होती है। देश भर से करीब 13-14 हजार लोग आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति के तमाम माफ करिएगा कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम जो मेंबर हैं वो होंगे और पदाधिकारी होंगे, वो सब लोग होंगे और बाकी जो प्रदेश सरकार है वो अपना उस रैली का आयोजन करेगी, उसका बंदोबस्त करेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव भी होना है, इसलिए वहां की प्रदेश कमेटी इस अधिवेशन का जो फायदा उठाने की कोशिश करेगी वो होगा। कुल मिलाकर के जो अधिवेशन है वो अब एक औपचारिकता है, क्योंकि दिलचस्पी सिर्फ कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव को लेकर के थी। राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं इसको लेकर के थी, और कौन बड़ा नेता चुनाव लड़ सकता है, कौन पार्टी के नेहरू गांधी परिवार का है और कौन उनके कहे बगैर चुनाव लड़ सकता है, ये सारी दिलचस्पी की चीजें थी। तो अब चुनाव ही नहीं होगा तो ये सारी दिलचस्पी खत्म हो गई है। नमस्कार, धन्यवाद।